हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने अपना चैप्टर प्रारंभ किया है, प्राथमिक कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी। उसको हम लोग आपका देख चुके हैं। प्राइमरी एक्टिविटी को मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एक्टिविटी है क्या, किन चीज़ों को हम लोग आपका प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। इन सबको हमने अपने लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ा है, समझा है और आपका देखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे प्राइमरी एक्टिविटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें आपका शामिल है, उन सबको आप लोगों ने बहुत अच्छे से घर जाकर उनको पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा, नोट करा होगा। आज हम लोग बात कर रहे थे अपना पशु चारण व्यवस्था की। क्या है पशु चारण में, उसको हम लोग आपका देख रहे थे कि पशु चारण व्यवस्था दो प्रकार की है। वो आपके चलवासी पशु जो हैं उसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। जितना लेक्चर हम लोगों ने कल पढ़ा है, कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आया है बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है आपका, पूछिए बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो। चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। कल मैं आपको बता रहा था कि चलवासी पशु चारण क्या होता है और कैसे हम लोग देखते हैं कि कौन सी क्रियाएं हैं, चलवासी पशु चारण व्यवस्था क्या है। इस सारी चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से हम इनको देख रहे थे, हम इनको जान रहे थे कि क्या चीजें हैं और आपका किस प्रकार की चीजें हैं। इनको हम लोग समझ सकते हैं, इनको हम लोग वो आपका देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? देखिए, आपको पता होगा कि जो आपके पशु चारण है, उन लोगों का जीवन निर्वाह किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों? वो डिपेंडेंट है उनके पशुओं पर। अब देखिए, हमने कुछ आपके क्षेत्र खोज लिए थे पूरे विश्व में जहां पर ये आपके पशु चारण के लिए मुख्य प्रदेश हैं, यानी कि जहां पर घास की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा हम लोग भारत में इसकी स्थिति को पढ़ेंगे। जो इसकी स्थिति है उस स्थिति का हम लोग आकलन करेंगे, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या व्यवस्था है। इन सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से अपने लेक्चर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, अब इसको आपका देखना और इसको समझना बड़ा ही आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए, नए चारागाह की खोज पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। गर्मी के मौसम में मैदानी भाग से पर्वतीय की ओर, शीत में पर्वत से मैदान की ओर चारागाह का प्रवास होता है। देखिए, होता क्या है, जो आपके चारवासी जो आपके लोग होते हैं, खास करके ये आपका जनजातीय क्षेत्रों में या फिर जो आपके पहाड़ी जो आपके क्षेत्र हैं, उन लोगों में ये आपका दिखाई देता है। होता क्या है, जैसे ही आपकी गर्मी होती है तो ये लोग क्या होते हैं, पहाड़ों की ऊपर की तरफ की अपने जानवरों को लेकर जाते हैं और वहीं अपना निवास स्थान बनाते हैं। जैसे ही आपकी शीतकाल होने लगती है, ऊपर बर्फ पड़ने लगती है, ठंडा अधिक होने लगता है, तो अपने जानवरों को लेके ये नीचे की ओर आ जाते हैं। ये इनके वार्षवर की गतिविधि है और ये सेम आपका इस तरह से ही अपने कार्य को आपका पूर्ण करते हैं। अब देखिए, इस गति को ऋतु प्रवास कहा जाता है। कह रहे ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपका ऋतु प्रवास कहते हैं। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया समूह के ग्रीष्मकालीन में मैदान क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र आपके चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। क्या करते हैं, आपका ध्यान देना है कि जो आपका ग्रीष्मकाल क्षेत्र से कहाँ पहुंचते हैं, आपके मैदानी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र से ही आपके इस तरफ। इस प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर, शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशु चारण का पशु के साथ प्रवास होता है। कह रहे हैं जितने भी आपके चलवासी पशु हैं, इन चलवासी आपके पशुओं का इनका प्रसारण होता है। चलवासी पशु चारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा प्रयोग में लाए गए क्षेत्रों में भी कमी आ रही है। इनके दो कारण हैं। पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, दूसरा है कई देश द्वारा बनाई गई बस्तियों की योजना। पहला कौन सा है, जो आपका राजनीतिक आपके सीमा का जो आपका निर्धारण है ये, और बहुत सारी जो आपके राजनीतिक जो बस्तियां बनाई गई हैं ये।
वाणिज्यिक पशुधन पालन, कह रहे जो वाणिज्यिक है और इसमें जो आपका पशुधन पालन है वो क्या है, इसको थोड़ा सा आपको देखना है और समझना है। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। देखिए, जो आपका कमर्शियल लेवल के लिए जो आपके आपके पशुपालन किए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुधन अधिक व्यवस्थित और आपका पूंजी प्रधान है। कैसा है? व्यवस्था के साथ है और आपको ज्यादा आपको आपको पैसा प्राप्त कराता है। वाणिज्यिक पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी है। यह फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं। कहाँ फैले हैं आपके? संपूर्ण क्षेत्र में फैले हैं और छोटी छोटी जो इकाई है उनको विभाजित कर देते हैं। चराई को नियंत्रित करने के लिए उन्हें पाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग रखा दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र का घास समाप्त हो जाता है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में लाया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन में पशुओं की संख्या भी चारगाह की वहन क्षमता में अनुसार रखी जाती है। कैसे रखी जाती है? आपका पशुधन की जो संख्या है उस संख्या में वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। क्या है? एक प्रकार की जो आपकी विशिष्ट पशु पाले जाते हैं और यहाँ पशु में प्रमुख भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, मांस इत्यादि वैज्ञानिक ढंग से संबंधित डब्बों में पैक कर विदेशी बाजारों में आपके निर्यात आपके कर दिए जाते हैं। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें से मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जेनेटिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, भैंस के स्वास्थ्य पर दिया जाता है। अब देखिए, ये बता रहे हैं कि विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुधन पाला जाता है। कैसा? आपके कमर्शियल लेवल पर ये सारी चीजें होती हैं। अब इसको देखिए, हम बात कर रहे हैं कृषि की और मैं आपको कृषि में भी आपको बहुत सारी चीजें आपको बताया था और मैं आपको समझाया था कि आपकी कृषि कितने प्रकार की होती है, क्या है कृषि की चीजें, उनको मैं आपको समझा रहा था। ठीक, लेकिन कृषि चलने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, प्राथमिक क्रियाओं के विषय में जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में भी लिखनी है। वो चीजें कौन कौन सी हैं, कैसे आप उनको देख सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीजों को आपको नोट करना है। जैसे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है प्राथमिक क्रियाएं। क्या है आपका? प्राथमिक क्रियाएं। आपको प्राथमिक क्रियाओं के विषय में आपको देखना है और हम लोग पॉइंट बनाकर ही लिखते चलेंगे। लिख देखना है, ये वे क्रियाएं हैं, ये वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, कह रहे हैं ये ऐसी प्राथमिक क्रियाएं हैं जिन पर आपका देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी प्राकृतिक पर्यावरण है ये उस पर ही आपका डिपेंडेंट है। दूसरा देखिए, ये आर्थिक क्रियाएं भूमि
जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर रहती है। क्या होती है? इनकी उपलब्धता पर और इनके निर्भर पर ये आपका रहती है। ठीक है, आगे देखना है। अगला है इसके अंतर्गत या इनके अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, संग्रहण, आखेटक, मत्स्यन, लकड़ी काटना, खनन जैसे कार्य शामिल हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्या है इसके अंतर्गत। इन कार्यों में या इन कार्यों के लिए मनुष्य को किसी अन्य कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। क्या नहीं होता? ये चीजें कच्चे माल पर आपका डिपेंड आपकी नहीं होती है। अगला इसमें पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय तथा आखेट है। अगला है संग्रहण 3 पैमाने। कौन कौन से हैं संग्रहण के 3 पैमाने? जीविका, उपजन, संग्रहण। दूसरा है वाणिज्यिक संग्रहण। और तीसरा है बच्चों संगठित संग्रहण। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज आप लोग इम्पोर्टेंट कर लिख लीजिए
जो इसमें स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है। कैसी है? सबसे प्राथमिक आपका कृषि है। अगला देखिए, अगला मिलेगा भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर समझ आएगा कि जलवायु यानी के तापमान, वर्षा, मृदा और उच्चावच फसलों में वृद्धि, उच्चावच फसलों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अब इनकी बात करेंगे इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, उन थोड़े आपके प्रमुख जो क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्रों को आप थोड़ा सा देख लो। और इसी प्रमुख क्षेत्र में सबसे पहले हमने बात की थी आपकी चलवासी पशु चरण की। ध्यान दे रहे हो? इसमें पूछा बन जाएगा चलवासी पशु चारण क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ा है उत्तरी अमेरिका, पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है मध्य अमेरिका, और उसके बाद है आपका मध्य अमेरिका का भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय भाग तथा दक्षिणी पूर्व एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये ध्यान रखना। कितना तो पढ़े हम लोग। अब हम बात करेंगे वाणिज्यिक कृषि की। इस कृषि के विषय में जो आपकी चीजें होंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा। तो इस तरह से आपको इन सब चीजों को देखना था, और इन सब तरह की चीजों पर ही आप लोगों को बहुत अच्छे से बात करनी थी कि क्या कौन सी चीजें हैं, किस प्रकार की हैं, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से जान सकें कि क्या चीजें हैं, और आप इन पर अच्छे से बात कर सकें और आप इसको अच्छे से देख भी सकें। इस तरह से हमारी यही कोशिश थी। तो इतना आपने पढ़ा होगा, इतना आपने समझा होगा कि क्या चीज है, क्यों हो रहा है। आइए आगे देखते हैं, हम लोग बात करें कृषि पर। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं वहां कृषि को प्रभावित करती हैं। कौन सी स्थिति है, चाहे भौतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ये सारी ऐसी आपकी कंडीशंस हैं जो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती हैं, आपका प्रभावित करती हैं। इस प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं कि कृषि विभिन्न फसलों के प्रकार में बोए जाने वाला पशुपालन कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणाली निम्नलिखित है। पहला देखिए, निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उपबंधों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। क्या करते हैं इनका, हम आपका जो लगभग उपयोग है, ये सारी चीजें करते हैं। इसके दो भाग वर्गीकृत हैं, दो भागों में देख सकते हैं।
एक है आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि, मैं आपको पढ़ाया था। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्यान रखना है। आदिम जाति के लोग ये कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग है तथा दक्षिण पूर्व एशिया है। और साथ में कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया। चित्र 5.7 को देखिएगा। देखिए, ये आपको चित्र दिखाएगा कि ये वैसा रीजन है जिस रीजन पर क्या हो रही है, जो आदिम कृषि है, और जो आदिम कृषि आपको दिखाई देगी इस वाले पूर्व रीजन में। और ये जो आपका पॉइंट सा रखा है, डार्क हो रखा है, इस रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में आपका ये पूरी तरह से आपकी कृषि होती है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ये उष्ण है क्योंकि गर्म रीजन है और आपके गर्म रीजन के आसपास ही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जीरो आपसे जो है आपकी ये निकलेगी और इसके जो आसपास का रीजन है, इस आसपास के रीजन में ही इस प्रकार की जो आपकी चीजें हैं वो बहुत आसानी से होती हैं। ठीक, हमको इनको देखना है और इनको ध्यान देना है। देखिए, अगली चीजों की तरफ हम लोग आपका बढ़ चलते हैं। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत और उर्वरक का कार्य करती है। अब देखिए, जो भी आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम लोग क्या कहते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं उसको लेते हैं, फिर उसको जलाते हैं, पूरे वहाँ के बनों को, वहाँ के जो पेड़ पौधे झाड़ी होते हैं उसकी जो राख बनती है वो बहुत उर्वरकता का काम करती है और वहाँ अपनी कृषि करते हैं। इस प्रकार स्थानांतरण कृषि कार्य कीर्तन एवं दहल कृषि भी कहा जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं और दलहन कृषि भी कह जाती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेत भी आपके पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुल्हाड़ी, फावड़े द्वारा दी जाती है। किससे करते हैं? लकड़ी से, फावड़ों से इत्यादि की चीजें की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी कि 2 से 5 साल के बाद जब मिट्टी का उपजन समाप्त हो जाता है तब वहां नए कृषक जलकर वन कृषि क्षेत्र के भूभाग को आपका तैयार करते हैं। कुछ समय पश्चात कृषि वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर निर्भर कार्य के अंतर्गत आने लगते हैं। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। कह रहे जो भूमि की आपके फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। इसमें झूम का चक्र यानी कि आग लगकर वहाँ कृषि तैयार करना होता है, जो छोटा हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पूर्वी उत्तर भारत में इसे जूम खेती, क्या बोलते हैं? जूम यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मध्य अमेरिका और एवं आपके मेक्सिको में लीपा और आपका मलेशिया में दालंग कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र का पता लगाइए इस प्रकार जहां ऐसी खेती आपकी की जाती हो। आपको क्या करना है? उन बाप के क्षेत्रों का पता लगाना है और वहां उनको किस नाम से पुकारते हैं उन नामों को भी आपको देखना है। तो इस प्रकार से जो आदिम कृषि है, जो आदिम कृषि होती है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि क्या पार्ट है आदिम कृषि के, क्या हिस्सा है, क्या चीजें हैं, आप उसको समझ सकते हैं आदिम कृषि के वापक भाग को। अब देखिए, आदिम कृषि के आपके समाप्त हो जाने के बाद ही आपको दिखाई देगी बच्चों दूसरी गहन निर्वाह कृषि। और इसमें भी हम 2 पार्ट आपके पढ़े थे, एक था चावल के बिना और एक चावल वाली। इन दोनों को हम लोग आपका देखेंगे। तो जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसमें बताइए कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई हो? कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए, इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे महादेशों में की जाती है। कहाँ की जाती है? जहां पर मानसून आता है एशिया के उन आपके डेंस आपके आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। और कहते हैं कि गहन कृषि आपके निर्वाह 2 प्रकार की होती है। पहला है
चावल चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। जनसंख्या क्या हो जाती है आपकी, बहुत अधिक हो जाती है, और जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जो जोत का जो आकार है, जो तब खेतों का जो आकार है वो क्या होता है आपका, छोटा हो जाता है। एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार आपका लगा रहता है। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। कह रहे हैं कि जो आपके यंत्र हैं वह उनकी अपेक्षा जो है, जो उनका अधिक महत्व है वो आपका बढ़ जाता है। उर्वरकता को बनाए रखने के लिए पशुओं की गोबर की खाद, हरी खाद का जो उपयोग है वो आपका किया जाता है। ठीक, इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। कह रहे कि जो आपकी कृषि होती है पर यूनिट, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो वो कैसा है, अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है। और कह रहे हैं कि परंतु अगर हम वैसे बात करें कि आपका पर जो हमारे एग्री फार्मर हैं, अगर हम उसको देखें, जो उनका प्रोडक्शन होता है वो कैसा है आपका, कम है, तो हमको उनको भी आपका देखना पड़ेगा और उनको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए चावल रहित गहन कृषि। अब क्या है आपका, चावल रहित गहन कृषि की हम लोग बात करेंगे तो मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावत जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाने प्राय संभव नहीं है। कह रहे कि अगर बहुत सारा अगर हम बात करें एशिया के आपके मानसून में कुछ ऐसे भाग हैं जो आपके हाई एल्टीट्यूड वाले हैं और क्या है उच्च आपके जलवायु वाले हैं, वो आपके मृदा वाले हैं, और कुछ आपके विभिन्न जो भौगोलिक कारक है उनके कारण जो फसल उगाना क्या नहीं है आपका, संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, आपके बच्चों जो आपका मंचूरियन जो आपका रीजन है वो भी आपका चाइना में है। आप मंचूरियन खाने वाला मत समझना, खाने वाला तो होता ही है, लेकिन मंचूरियन क्षेत्र है वहाँ जहाँ चावल बहुत, मतलब वहाँ चावल की क्षेत्र है पूरा ऊपर वाला। उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम सोया आपका बोया जाता है। भारत में गंगा सिंधु मैदान, पश्चिम भाग में गेहूं, दक्षिण एवं शुष्क क्षेत्र प्रदेश में ज्वार मुख्य रूप से उगाई जाती है। अब क्या है, कहीं गेहूं उगाया जा रहा है, कहीं बाजरा, कहीं ज्वार, ये सारी चीजें जो हैं इस प्रकार की आपकी खेती इस प्रकार के आपके क्लाइमेट में होती हैं। अब देखिए इस कृषि की अधिकतर विशेषता वो ही हैं जो आपका चावल कृषि प्रधान क्षेत्र की हैं। किसकी हैं, चावल कृषि प्रधान जो क्षेत्र हैं उनकी हैं, वही विशेषता आपको इनकी मिलेगी। ठीक, यह आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है और आपको इन पर आपकी बात करनी है। केवल अंतर यह है कि इनमें सिंचाई की जाती है और अंतर क्या है कि इनमें जो सिंचाई है वो आपकी हो रही। तो आप चित्र को देखिए। रोपण कृषि के विषय में बाद में बताऊंगा, आप सबसे पहले ये वाला रीजन देखिए। यही है आपका चाइना वाला रीजन और भारत वाला रीजन, इसी क्षेत्र की बात कर रहा है और ये आपका कुछ विश्व क्षेत्र की बात है। क्लियर है, तो आपको इतना ध्यान रखना। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने आपका जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हैं उन आपके जो हिस्से हैं, उनके जो भाग हैं, जो आपकी महत्वपूर्ण चीजें उनको पढ़ा, और साथ ही में हम लोगों ने देखा कि आपका किस प्रकार से एग्रीकल्चर के कौन कौन से भाग हैं, आपका निर्वाह कृषि वाले या आदम कृषि वाले, उनके हर एक भाग को, साथ में उनके सब पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं और उनको विश्व क्षेत्र के अनुसार भी उनको देख रहे हैं ताकि हमारी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।